नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का एक बार पुनः अनुजकर कोचिंग पे मैं स्वागत करता हूं। देखिए मित्रों, मॉडर्न हिस्ट्री की जहां तक बात की जाए, आधुनिक भारत के इतिहास की जहां तक बात की जाए, मेरे द्वारा अभी तक इसी YouTube चैनल पे एक लंबे काल से कई सारी वीडियोस को रिकॉर्ड किया गया। अलग अलग मुद्दों पे, अलग अलग टॉपिक्स पे हमने बात करी। 1857 की क्रांति हो, ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों का भारत पे प्रभाव हो, ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी का इंडिया पे इंपैक्ट हो, और जब हमने स्पेक्ट्रम सीरीज को कवर किया था तब स्पेक्ट्रम सीरीज के एक एक चैप्टर के बारे में, मॉडर्न हिस्ट्री के एक एक टॉपिक के बारे में हमने अपनी समझ को विकसित करने का प्रयास किया था। तो अभी तक कुल मिला के मैंने बड़ी अच्छी मात्रा में आप लोगों से इतिहास के टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कशन पे हम आगे बढ़े थे, उस पे काम किया गया। पिछले कुछ समय से आप लोगों की भी ये डिमांड थी, मेरा भी आप लोगों को इस मुद्दे पे समझाने में मुझे भी बहुत रुचि थी कि टॉपिक से हटके एक ऐसा कोई सत्र कंडक्ट किया जाए जिसमें हिस्ट्री की बेसिक नॉलेज, मूलभूत ज्ञान, इतिहास एक विषय के तौर पे हिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट आप जुड़ पाए। क्योंकि देखिए मित्रों, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस परीक्षा का जो आप लोगों का स्टैंडर्ड रहता है, उसमें किसी भी विषय के साथ जब तक आप उसके साथ जुड़ोगे नहीं तो उसके साथ न्याय करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अब एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, अमेरिकन रेवोल्यूशन वॉज नॉट रियली ए रेवोल्यूशन, अमेरिकी क्रांति वास्तव में क्रांति नहीं थी। अब बच्चे तो यह पढ़ के जा रहे होंगे कि अमेरिकी क्रांति आखिरकार विश्व में एक इतनी बड़ी घटना क्यों थी, अमेरिकी क्रांति का वो महत्व पढ़ के जा रहे होंगे, अमेरिकी क्रांति का परिणाम पढ़ के जा रहे होंगे। लेकिन वहां एग्जामिनर ने एकदम उल्टा ही क्वेश्चन पूछ लिया कि अमेरिकी क्रांति वास्तव में तो एक क्रांति ही नहीं थी, अमेरिकन रेवोल्यूशन वाज नॉट रियली अ रेवोल्यूशन। तो जब इस प्रकार के यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं, इतिहास एक विषय के तौर में आपके पास समझ नहीं है, दृष्टिकोण नहीं है, तो फिर कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी परीक्षा के साथ न्याय करना, प्रश्न का उत्तर देना आप लोगों के लिए कठिन हो जाता है। इतनी मेहनत करी, उसके बाद भी हम प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे, तो कहीं ना कहीं एक डिमोटिवेशन भी हमारे मन में आता है। और जितने छात्रों ने परीक्षा दी नहीं है वो प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख रहे हैं और वो देख रहे हैं कि अमेरिकी क्रांति के बारे में सब कुछ पढ़ा लेकिन ये क्वेश्चन हमसे बना नहीं, तो एक डिमोटिवेशन की बात आना बड़ी सामान्य बात। ऐसा क्यों होता है और इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए? तो देखो, क्यों होता है कि पीछे के बहुत सारे कारण हैं, अब उनमें मैं आज नहीं जाऊंगा, लेकिन एक अभ्यर्थियों के मन में जो मूलभूत बेचैनी का कारण रहता है, वो बेचैनी का कारण रहता है घटनाक्रम इतिहास में जो डेट्स, इवेंट्स वाला जो पार्ट है उसको कवर करना छात्रों के लिए बड़ा दुविधाजनक होता है। और प्रॉब्लम की बात यह हो जाती है कि मैंने भी अपने कई सारे सत्रों को कंडक्ट किया, तो मैंने आपसे YouTube पे हमेशा संवाद में बोला, आपसे जब भी मैंने कम्युनिकेट किया कि घटनाक्रम से आप क्यों डरते हो, घटनाक्रम इतिहास में आप कॉन्सेप्ट नॉलेज पे जाइए, घटनाक्रम पे इतना फोकस मत कीजिए, घटनाक्रम तो आपको वैसे भी याद होना है, हो ही जाएगा याद आपको। लेकिन मैं वो दौर भूल गया था आप लोगों से चर्चा करने के क्रम में कि मैं आज आपसे जब ये बात बोलता हूं कि इवेंट्स के चक्कर में ज्यादा मत पड़ो, वो आपको वैसे भी याद हो जाएंगे, मैं वो भूल गया था कि मैं 8-10 वर्षों के अनुभव के बाद बोल रहा था। लेकिन जब मैंने अपने छात्र जीवन में मैं दोबारा गया, मैंने इसके ऊपर विचार करा, तो मुझे वही बात रिकॉल हुई कि जब मैं तैयारी करा करता था तो किस प्रकार की दुविधा मुझे तब आया करती थी।
और उसी दुविधा को निपटाने के लिए ऐसे कॉन्सेप्चुअल सत्र में आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। आज का लेक्चर मित्रों पूरी तरीके से केवल उसी बात पे आधारित नहीं है कि हम घटनाक्रम इतिहास में सीखेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, ये उसके ऊपर पर्टिकुलरली टॉपिक नहीं है। उसके ऊपर मैं आपके लिए एक सत्र लाऊंगा, अमेरिकी क्रांति। उससे मैं आपको बताऊंगा कि घटनाक्रम को कैसे आप देखें, क्या अप्रोच आपका होना चाहिए। आज का टॉपिक किस बारे में है फिर? आज का टॉपिक पूरे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को कैसे आप अपने दिमाग में फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ रख पाओ, उस बारे में आज का सत्र है। देखिए मित्रों, मेरा ऐसा मानना है कि यदि आपको किसी भी विषय में बुलेट पॉइंट्स याद है, आपने सुना होगा माइंड मैप बनाइए। कई वेबसाइट्स पे आप जाएंगे, यूपीएससी की जो स्टैंडर्ड वेबसाइट है उन पे आपको माइंड मैप भी दिखेंगे। माइंड मैप बना रहता है, इंक्लूसिव ग्रोथ से अलग अलग पॉइंट्स निकल रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और फाइनेंशियल इंक्लूजन, और वो पूरा एक चार्ट रहता है माइंड मैप। लेकिन माइंड मैप का मतलब केवल वही नहीं है। माइंड मैप का मतलब होता है आपके माइंड में भी एक मैप हो कि पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कैसे चला। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको वो मेजर पॉइंट्स याद है तो उनके अंदर का याद रखना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता, वो आपको याद हो जाएगी। उसी के ऊपर आज का सत्र आधारित है। आधुनिक भारत के इतिहास का संपूर्ण पाठ उपनिवेशवाद से राष्ट्रवाद तक, कैसे आप लोगों को पूरी हिस्ट्री याद रखनी चाहिए, कैसी आपकी स्ट्रेटेजी रहना चाहिए, यूपीएससी में किस स्टैंडर्ड के प्रश्न आते हैं, आज हम उसी बारे में बात करेंगे। बड़ी बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की हम बात करेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी बच्चा यदि इस सत्र को देखेगा, हिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट के वो और ज्यादा करीब पहुंच पाएगा, उसका ज्ञान जरूर बढ़ेगा। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले आप लोग एक बेसिक बात को समझे। पूरी मॉडर्न हिस्ट्री की यूपीएससी के सिलेबस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके देख सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कोलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म। आधुनिक भारत के इतिहास को दो भागों में विभाजित करके देखा जा सकता है, उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद। अब देखिए मित्रों, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री उपनिवेशवाद से राष्ट्रवाद तक का ही एरा रहा। इनफैक्ट कई सारी किताबों का टाइटल भी है। जैसे मेरे पास एक किताब है, कई समय पहले मैंने ये पुस्तक खरीदी थी, मैं जब दिल्ली गया था, आरसी वर्मानी की, और इस किताब का नाम ही है भारत में उपनिवेशवाद तथा राष्ट्रवाद। क्योंकि मित्रों, भारत के आधुनिक इतिहास में, मॉडर्न हिस्ट्री में ब्रिटिश कोलोनियलिज्म और नेशनलिज्म, यही पार्ट आपको कवर करना होता है। हालांकि मित्रों, राष्ट्रवाद के साथ साथ वैसे मेरे हिसाब से तीन भागों में मॉडर्न हिस्ट्री को आप बांट सकते हो, उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद, और एक और तीसरा पार्ट होता है जिसको आप सांप्रदायवाद, कम्युनलिज्म के नाम से जानते हो। अब भारत के इतिहास में यह बड़ी एक दुखद घटना रही कि जिस समय भारत अपनी स्वतंत्रता को सेलिब्रेट कर रहा था, हम अपनी स्वतंत्रता को सेलिब्रेट कर रहे थे, सालों की ब्रिटिश की गुलामी से हम उस गुलामी से बाहर निकले थे, उसी समय भारत के ऊपर विभाजन का घाव भी था। एक तरफ हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो दूसरी तरफ भारत का पार्टीशन भी हुआ। भारत का पार्टीशन आज भी बहुत विवाद का मुद्दा है। शायद ही किसी विषय के ऊपर इतनी ज्यादा बात या रिसर्च की गई होगी जितना वर्तमान में पार्टीशन के बारे में की जाती है, भारत के विभाजन के बारे में की जाती है। तो मित्रों देखिए, भारत को जो स्वतंत्रता मिली, जो इंडिपेंडेंस मिला, वो राष्ट्रवाद की देन थी, वो नेशनलिज्म का कंट्रीब्यूशन था। भारत का जो पार्टीशन हुआ, भारत का जो विभाजन हुआ, वो सांप्रदायवाद की देन थी, कम्युनलिज्म का रिजल्ट था। एक तरफ हमें जहां पे राष्ट्रवाद के चलते स्वतंत्रता प्राप्त हुई,
तो दूसरी तरफ सांप्रदायवाद के चलते भारत का विभाजन हुआ। ऑन द वन हैंड, इंडिया गोट इंडिपेंडेंस ड्यू टू द कंटिन्यूअस ग्रोथ इन द डायरेक्शन ऑफ नेशनलिज्म, एंड इंडिया वाज पार्टीशन ड्यू टू द कंटिन्यूअस ग्रोथ इन द डायरेक्शन ऑफ कम्युनलिज्म। और भारत के इतिहास में विभाजन और स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस और पार्टीशन का समय लगभग एक ही रहा। इसके पीछे का एक कारण यह भी बनता है कि नेशनलिज्म और कम्युनलिज्म साथ साथ भारत में आगे बढ़ते रहे। अब देखो, यह मैंने बड़ी बात बोली है कि राष्ट्रवाद और सांप्रदायवाद दोनों एक साथ आगे बढ़ते रहे। भारत की स्वतंत्रता और विभाजन का समय एक ही होने के पीछे का एक कारण यह भी है कि भारत में नेशनलिज्म और कम्युनलिज्म पैरेलल इन दोनों की ग्रोथ होती रही। मित्रों, उदाहरण के लिए आप 1906 में देखिए, 1906, एक तरफ हमने स्वराज्य का नारा दिया, नेशनलिज्म की डायरेक्शन में ग्रोथ हुई। दूसरी तरफ 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, जहां पे सांप्रदायवाद की दिशा में प्रगति देखी गई। एक तरफ 1909 में वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार भारत के लोगों को एंट्री मिली, तो दूसरी तरफ 1909 में भारत में ब्रिटिश सांप्रदायिक चुनाव लाके हिंदू और मुस्लिम को विभाजन करने का प्रयास करते। एक तरफ 1929 में पूर्ण स्वराज्य का नारा दिया जाता है, जो कि राष्ट्रवाद की दिशा में एक बड़ा कदम था, तो दूसरी तरफ उसी समय जिन्ना के 14 सूत्रीय फॉर्मूला, जिन्ना के 14 पॉइंट्स आना सांप्रदायवाद की नींव रखता है, कम्युनलिज्म की नींव रखता है। एक तरफ जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान या विश्व युद्ध सेकंड के दौरान हम ब्रिटिश से स्वतंत्रता के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के चलते सांप्रदायवाद की नीतियों का प्रयोग करके भारत के विभाजन के बैकग्राउंड को तैयार कर रहे थे। ये दोनों पैरेलल चलते रहे, इसीलिए भारत में स्वतंत्रता और विभाजन का समय लगभग एक ही रहा, क्योंकि नेशनलिज्म और कम्युनलिज्म साथ साथ चलते रहे। हम जब भारत के आधुनिक इतिहास का अध्ययन करते हैं 1857 से 1947 तक के पार्ट का, तब हमें इंडिपेंडेंस और पार्टीशन दोनों की दिशा में चीजों को पढ़ना होता है, क्योंकि पार्टीशन से भी यूपीएससी में आपके प्रश्न आते हैं। तो उस हिसाब से आपका सिलेबस 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पहला पार्ट आपका उपनिवेशवाद है, जो कि आपका 1757 से 1857 तक रहा। पहला पार्ट आपका उपनिवेशवाद है, जो कि 1757 से 1857 तक रहा। दूसरा पार्ट आपका राष्ट्रवाद है, जो कि 1857 के बाद देखा गया। और दूसरे पार्ट में 1857 से 1947 के बीच में राष्ट्रवाद और सांप्रदायवाद दोनों पैरेलल चलते रहे, कम्युनलिज्म भी आगे बढ़ता रहा। आज के सत्र में हम स्वतंत्रता के बारे में ही देखेंगे, उसी के पूरे पॉइंट्स को हम चर्चा करेंगे। पार्टीशन और कम्युनलिज्म एक विस्तृत टॉपिक है, विवादास्पद मुद्दा है, प्रश्न आते हैं, चर्चा का विषय है। जैसे कि आपने कुछ समय पहले सुना भी होगा, भारत में जब सीएए और एनआरसी के बारे में वाद विवाद चल रहा था, तो भारत के गृह मंत्री ने भी उसमें कहा था कि अगर कांग्रेस देश के विभाजन को धार्मिक आधार पर नहीं करती, तो आज सीएए एनआरसी लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो क्या जो भारत का विभाजन था वो कांग्रेस की ही देन था? एक बार यूपीएससी में आपसे यह प्रश्न भी पूछ लिया गया 2014 में शायद, व्हाई डिड कांग्रेस एक्सेप्ट द पार्टीशन ऑफ इंडिया, कि आखिरकार कांग्रेस ने देश के विभाजन को क्यों स्वीकार किया। तो इसके पीछे के कई सारे कारण थे, उन कारणों के बारे में हम देखते हैं। और सांप्रदायवाद मित्रों केवल एक जटिल टॉपिक नहीं है, इससे क्वेश्चंस भी यूपीएससी में आए पिछले वर्षों में, टफ क्वेश्चंस थे, इजी क्वेश्चन नहीं थे। और
जब आप इस प्रकार के टॉपिक्स को अध्ययन करते हो, पढ़ते हो, उनका उत्तर देते हो, या आपसे इंटरव्यू में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको कई सारी बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे भाषा का प्रयोग आपका कैसा है, कहीं आप बहुत उग्र तो नहीं हो गए अपने प्रश्न के उत्तर देने में। क्या आप संवैधानिक मूल्यों की अपनी बात को करते हो, आप कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को, संवैधानिक मूल्यों को आपने कहीं दरकिनार तो नहीं कर दिया? आपकी बात से कहीं सांप्रदायवाद तो नहीं टपकने लगा, कम्युनलिज्म तो नहीं टपकने लगा? तो ये जटिल टॉपिक भी है, कठिन टॉपिक भी है, विवादास्पद टॉपिक भी है, और उसी के साथ साथ थोड़ा सा इसमें बैलेंस चीजों का लेके हमें अपने उत्तर के प्रति आगे बढ़ना होता है। इसके बारे में मैं पूरा 1857 की क्रांति से लेके किस प्रकार से 1947 भारत के विभाजन तक सांप्रदायवाद का कैसा ग्रोथ हुआ, उसके बारे में मैं आपसे इसीलिए अलग से एक सत्र में चर्चा करूंगा। वो पार्ट 3 हो जाएगा हमारा। लेकिन आज हम 2 भागों में इतिहास को बांट के देखेंगे। पूरी चर्चा हमारी 2 भागों के बारे में रहेगी। एक भाग है हमारा उपनिवेशवाद और दूसरा भाग है हमारा राष्ट्रवाद। उपनिवेशवाद का मतलब कॉलोनियलिज्म, अभी देखेंगे इसके मतलब को, और दूसरा पार्ट आपका क्या है, राष्ट्रवाद। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके ऊपर तो ये किताब मतलब बड़ी स्टैंडर्ड टॉपिक हो गया। ये 2 भागों में आप जो बांट रहे हो, मैं चाहता हूं कि जब भी आप किसी चैप्टर में एंट्री लें, आज के बाद जब भी आप आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में विचार करें या किसी किताब से पढ़ें, तो आप ये पहला पॉइंट याद करें, आपके दिमाग में आए कि भारत के इतिहास को 2 भागों में बांट के देखा जा सकता है, उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद। पहला पॉइंट ये दिमाग में आना चाहिए। देखिए मित्रों, इस पूरे सत्र में आप लोग मेरे साथ बने रहिए, और मैं आज के सत्र में यह बात तय करके आया हूं, लर्निंग आउटकम इस सत्र में बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए हाई है। आप लोग भी अपने समय को यदि मुझे दे रहे हैं, जितने भी समय की वीडियो रहेगी, अब मैं अपने आप को समय सीमा में नहीं बांध रहा हूं, तो आप लोग के लर्निंग आउटकम बहुत ज्यादा बेस्ट हो। मतलब इस सत्र को लर्निंग आउटकम बेस्ट हो से मेरा मतलब है कि इस सत्र को अटेंड करने के बाद आधुनिक भारत का इतिहास आप इसी अप्रोच से यदि सोचेंगे तो यूपीएससी में आपको बहुत फायदा मिले, तब आपका लर्निंग आउटकम ज्यादा रहेगा। तो थोड़ा सा मेरा यह भी प्रयास रहेगा कि पढ़ाने के साथ साथ मैं आपको चीजों को याद भी यहीं के यहीं करवा दूं। थोड़ा सा उसके लिए आप लोगों को पूरे सत्र में मेरे साथ चलना होगा। तो मैंने क्या बताया कि इस प्रकार के टॉपिक के ऊपर तो किताबें भी लिखी गई, भारत में उपनिवेशवाद तथा राष्ट्रवाद। अब एक पर्टिकुलर किताब लिखी गई तो ये पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को डिफाइन करती है। खासकर मित्रों, जब मैं भी अपनी किताब की रचना कर रहा था, आप लोगों को पता होगा कि अक्टूबर में मैंने खुद के द्वारा लिखित एक किताब लॉन्च की, तो मैं उस किताब के टाइटल के लिए बड़ा मतलब एक प्रकार से एक्साइटमेंट था, और पूरी जो जीवन भर की इतिहास में नॉलेज थी वो टाइटल में लगाना था, ऐसा भी खुद महसूस कर रहा था। तो फिर हमने टाइटल फाइनल किया दहीबाते सर के साथ मिलके, उपनिवेशवाद से अभ्युदय तक। क्योंकि आपने देखा प्लासी टू पार्टीशन एक किताब है, प्लासी से पार्टीशन तक हम जब कवर कर रहे थे तो हम ना केवल पार्टीशन तक जाना चाहते थे, हम तो स्वतंत्रता पश्चात भारत में भी जाना चाहते। हम ये भी चाहते थे कि हम नई आर्थिक नीति की भी चर्चा करें, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति की भी चर्चा करें। तो 2020 तक हमको आना था, कोरोना वायरस के जिक्र तक हमें लाना था चीजों को। महात्मा गांधी के जो ग्राम स्वराज्य के जो मॉडल था, उस मॉडल से भी किस प्रकार से कोरोना वायरस के समय जो स्थिति का निर्माण हुआ उसको जोड़ के बताना था। तो अभ्युदय तक का मतलब द राइज ऑफ मॉडर्न इंडिया। अभ्युदय मतलब द राइज ऑफ मॉडर्न इंडिया, फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म टू द राइज ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो आप लोग ये समझिए कि उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद, और अगर आप सांप्रदायवाद को लेते हो, भारत के वजन को, तो एक सांप्रदायवाद हो गया। उसके बाद स्वतंत्रता पश्चात भारत और भारत का उदय। इस प्रकार से पूरी मॉडर्न हिस्ट्री की आपकी यात्रा होती है। आइए इस यात्रा पे हम अब चर्चा की अपनी शुरुआत करते हैं।
अब देखिए मित्रों, द पीरियड बिटवीन 1757 to 1857 is period of colonialism. While reading this period, one need to know about the colonial policies of the British and their impact on Indian society, religion, polity, administration and economy. 1757 से लेके 1857 तक के भाग को आप उपनिवेशवाद के नाम से जानते हो। और जब भी कोई भी अभ्यर्थी इस पीरियड का अध्ययन करता है तो इस पीरियड का अध्ययन करने के क्रम में ब्रिटिश की नीतियों का भारत के समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति, धर्म पे क्या प्रभाव पड़ा, उसे इस बात का अध्ययन करना होता है। 1757 से 1857 के बीच में उसे यह देखना होता है कि ब्रिटिश की नीतियों का भारत के अलग अलग भागों पे क्या प्रभाव पड़ा, अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे क्या प्रभाव पड़ा और उसका धर्म, राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ा। चलिए उपनिवेशवाद की थोड़ी मूलभूत जानकारी पहले लेते हैं। कॉलोनियलिज्म का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए मित्रों, इस मुद्दे पे मैं पिछले सत्रों में भी कई बार बात कर चुका हूं, तो डेप्थ में मैं नहीं जाऊंगा, दूसरी डेप्थ में जाऊंगा जिसके बारे में चर्चा नहीं। When a country conquered some other country and the conquered country is exploited for the benefit of the conqueror, then it is called as colonialism. जब एक देश दूसरे देश पर शासन करता है, शासन स्थापित करता है और स्वयं के लाभ के लिए उस देश का शोषण करता है, तब आप बोलते हो यह स्थिति उपनिवेशवाद की स्थिति है। तो मित्रों, यूपीएससी की परीक्षा में एक बार एक प्रश्न आया था, वो प्रश्न मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। वो प्रश्न था, अंडर द फोर्सफुल थ्रस्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, Indian economy was transformed into a colonial one, the structure of whose was decided according to the needs of fast developing British industrial economy. कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के अंतर्गत भारत की अर्थव्यवस्था को एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में तब्दील करके भारत की अर्थव्यवस्था के ढांचे का संचालन इस तरह से किया जाता था कि ब्रिटिश की जैसी जैसी औद्योगिक जरूरतें हैं वैसे वैसे भारत की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाया जाता था। मतलब ब्रिटिश ने इंडियन इकोनॉमी को एक कॉलोनियल इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्म करा और पूरे भारत की अर्थव्यवस्था का संचालन केवल ब्रिटिश हितों के चलते होता था। The structure of whose was decided according to the need of the fast developing British industrial economy, कि जिसके पूरे ढांचे का संचालन ब्रिटिश की तेजी से बढ़ रही औद्योगिक अर्थव्यवस्था की जरूरतों के हिसाब से होता था। तो एक कॉलोनी का खुद का तो कुछ होता नहीं है, उसका तो केवल एक्सप्लॉइटेशन ही होता है, शोषण ही होता है। तो ब्रिटिश ने प्लासी के युद्ध के साथ 1757 में जब ब्रिटिश की शासन की स्थापना हुई, तब से ब्रिटिश ने भारत के शोषण को करना चालू किया। आप लोगों के मन में बेचैनी होगी, सर मुगलों का पतन अलग अलग बंगाल, मराठा और मैसूर के साथ युद्ध हुआ, सर ये क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? अभी आप बेस तैयार कर रहे हैं। ये पूरे पार्ट को मेरी जिम्मेदारी से मैं आपको आज के आज ही याद रखवाने का प्रयास करूंगा। तो अभी बेसिक सीखिए। उपनिवेशवाद का मतलब क्या हो गया? एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका ढांचा बदलता रहेगा। क्यों बदलता रहेगा? ब्रिटिश की नीड्स के हिसाब से भारत की अर्थव्यवस्था का ढांचा बदलता रहेगा। अगर ब्रिटिश की औद्योगिक जरूरत है कि भारत में कच्चा माल का पैदावार हो, तो भारत में कच्चा माल आएगा। अगर ब्रिटिश को जरूरी है कि दूसरे विश्व युद्ध के लिए उसके जो सैनिक लड़ रहे हैं उनके लिए ब्रिटिश के सैनिकों को अनाज चाहिए, तो ब्रिटिश के सैनिकों के लिए अनाज जाएगा और भारत के लोग फैमिन से मरेंगे। अगर ब्रिटिश को नीड है कि भारत में इंडिगो की खेती हो, तो पूरे भारत का अर्थव्यवस्था का स्ट्रक्चर ही वैसा होगा।
तो एक कॉलोनियल इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसका खुद का कोई भी हित नहीं होता, उसका हित केवल मतलब उसका केवल एक्सप्लॉयटेशन होता है और उसके ढांचे में परिवर्तन आता रहता है। क्यों परिवर्तन आता रहता है? क्योंकि जैसा ब्रिटेन को नीड है वैसा भारत के ढांचे में परिवर्तन आता रहेगा। अब देखिए मित्रों, एक फंडामेंटल सवाल यहां से निकला, क्या सर उपनिवेशवाद केवल एक इकोनॉमिक रिलेशन होता है, एक आर्थिक संबंध होता है? क्या इसका जुड़ाव केवल इकोनॉमी से है? देखिए मित्रों, एक बहुत सिंपल प्रश्न के उत्तर को आप समझने का प्रयास कीजिए। अपने आप से आप एक प्रश्न पूछिए, व्हाई एंड हाउ डिड द ब्रिटिश रूल सस्टेन इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ एज लॉन्ग एज 350 ईयर्स? आखिरकार ब्रिटिश शासन भारत में 350 वर्षों तक कैसे और क्यों टिक पाया? लगभग 350 वर्ष। ब्रिटिश की तो एक लंबी हिस्ट्री रही भारत में, इतने लंबे काल तक ब्रिटिश भारत में कैसे टिक पाए, क्यों टिक पाए? तो देखिए मित्रों, कैसे टिक पाए वो तो आज हम देखेंगे। क्यों वो टिकना चाहते थे, इसके पीछे का एक कारण यह भी है, इंडिया वॉज अ प्रॉफिटेबल डील फॉर द ब्रिटिश। भारत ब्रिटिश के लिए एक लाभदायक हिस्सा देश था। जैसा कि कहा भी जाता है, इंडिया वॉज द ज्वेल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। भारत ब्रिटिश साम्राज्य के मुकुट का हीरा था। इंडिया वॉज द ज्वेल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। तो मित्रों, ऑब्वियस सी बात है कि ब्रिटिश भारत में अपने आर्थिक हितों के लिए थे। एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा मित्रों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब 1939 से 45 के बीच में चला तो काफी सारे डेवलपमेंट हुए। भारत छोड़ो आंदोलन लॉन्च हुआ, आप जानते हैं। उसके पहले इंडिविजुअल सत्याग्रह भी हुई। महात्मा गांधी ने डू और डाई का नारा दे दिया। आगे चल के सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन भी किया। काफी सारे डेवलपमेंट हुए। लेकिन एक बात जरूर है, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एक डेवलपमेंट यह भी था कि इंडिया अब ब्रिटिश के लिए उतना प्रॉफिटेबल देश नहीं रहा था जितना भारत पहले हुआ करता था। मित्रों, एक समय ऐसा था जब हाली थे मवाली थे। एक समय ऐसा था जब हाली थे मवाली थे, और एक समय ऐसा था जब दोनों हाथ खाली थे। तो ये दरअसल सिकंदर के बारे में बोला जाता है कि सिकंदर जब जिंदा था, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर जब जिंदा था तो हाली थे और मवाली थे, और सिकंदर जब मर गया तो उसके दोनों हाथ खाली थे। देयर वाज ए टाइम, एक समय ऐसा था कि ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति भारत स्पॉन्सर कर रहा था, और एक समय ऐसा आ गया कि भारत ब्रिटिश के लिए लाभदायक देश नहीं बचा था। इसलिए एक ब्रिटिश अधिकारी ने वर्ल्ड वॉर सेकंड के आसपास यह भी बोला था, एनी फर्दर कंटिन्यूएशन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया विल बी काउंटर प्रोडक्टिव फॉर द ब्रिटिश। किसी भी प्रकार से यदि ब्रिटिश शासन भारत में दूसरे विश्व युद्ध के बाद जारी रहा तो यह ब्रिटिश के लिए ही काउंटर प्रोडक्टिव होगा, गैर उत्पादक होगा। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि अब ब्रिटिश के लिए भारत एक उतना लाभदायक देश नहीं बचा था जितना वो पहले हुआ करता था। सिकंदर जब जिंदा था तो हाली थे मवाली थे, अब दोनों हाथ खाली थे। तो देखो मित्रों, ब्रिटिश अपने इकोनॉमिक हितों के लिए भारत में थे, इसमें तो कोई डाउट की बात नहीं है। अगर उन्हें किसी दूसरे देश से ज्यादा लाभ भारत की तुलना में होता तो भारत में नहीं किसी दूसरे देश में जाते। इस अर्थ से यदि देखा जाए तो कॉलोनियलिज्म एक इकोनॉमिक सिस्टम, एक आर्थिक संबंध या आर्थिक रिलेशन, देखो आप इसको इकोनॉमिक सिस्टम बोल लो, रिलेशन बोल लो, या एक प्रकार से इकोनॉमिक थ्योरी बोल लो, आप इसको एक आर्थिक सिद्धांत बोल लो, व्यवस्था बोल लो, या एक संबंध बोल लो। तो एक प्रकार से इसका जुड़ाव अर्थव्यवस्था से होते हुए दिखता है कॉलोनियलिज्म का। लेकिन बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो औपनिवेशिक नीतियों का, ब्रिटिश की कॉलोनियल पॉलिसी का केवल और केवल अर्थव्यवस्था पे ही प्रभाव देखते हैं, दूसरे क्षेत्रों में प्रभाव नहीं देखते हैं, जैसे कि समाज, धर्म, राजनीति, प्रशासन, संस्कृति,
सब पे प्रभाव देखना होता है। उदाहरण के लिए मित्रों, 1991 में जब भारत में ग्लोबलाइजेशन आया, एलपीजी सुधार आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण और निजीकरण। वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण एक ही हो गया, वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण, निजीकरण और उदारीकरण। तो जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए, इसमें से जी फॉर ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण जब आया, तो वैश्वीकरण वैसे तो एक इकोनॉमिक सिस्टम है, एक इकोनॉमिक सिद्धांत है, इकोनॉमिक डॉक्ट्रिन है, आप इसको कुछ भी बोल लो। अरे वैश्वीकरण का मूलतः फंडामेंटली मतलब क्या होता है? आप अपने देश की इकोनॉमी को दूसरे देशों के लिए खोलो और दूसरे देश की इकोनॉमी आपके लिए खोलो। तो जब आप ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है, तब आप उसको ग्लोबलाइजेशन बोलते हो, वैश्वीकरण बोलते हो। तो वैश्वीकरण का वैसे मतलब तो फंडामेंटली तो उसका मतलब क्या हो गया? देश की अर्थव्यवस्था को खोलना, इकोनॉमिक सिद्धांत प्रतीत होता है। लेकिन मित्रों, यूपीएससी की परीक्षा का जब आप अध्ययन करोगे, अगर आपने गत वर्षों के पेपर को देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि जितने ज्यादा क्वेश्चन ग्लोबलाइजेशन के इकोनॉमिक इंपैक्ट से नहीं आए यूपीएससी में, उससे ज्यादा क्वेश्चन ग्लोबलाइजेशन का भारत के समाज पे क्या प्रभाव रहा उससे आए। तो क्या वैश्वीकरण का भारत के समाज पे प्रभाव नहीं रहा? अरे भाई, हम मानते हैं कि वैसे ग्लोबलाइजेशन फंडामेंटली मूलतः एक आर्थिक सिद्धांत है, लेकिन समाज, राजनीति, धर्म, सब पे इसका प्रभाव रहा। अरे ग्लोबलाइजेशन का समाज पे क्या प्रभाव रहा? अरे वेस्टर्न कल्चर का प्रवेश, पश्चिमी संस्कृति का भारत में प्रवेश नहीं हुआ क्या? आज सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में आईपीसी 377 जो थी, होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज करा, समलैंगिकता भारत में अपराध नहीं। तो ये क्या, अगर भारत में ग्लोबलाइजेशन के चलते पश्चिमी संस्कृति का प्रवेश नहीं हुआ था, तो क्या मतलब ये पॉसिबल था? नहीं था। तो समाज पे तो प्रभाव पड़ता ही है ग्लोबलाइजेशन का। क्या राजनीति पे प्रभाव पड़ता है ग्लोबलाइजेशन का? अरे भाई, अंतरराष्ट्रीय संबंध डिसाइड होते हैं, दो देशों के बीच में कितना व्यापार है, उससे अंतरराष्ट्रीय संबंध भी डिसाइड होते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन फंडामेंटली एक इकोनॉमिक सिस्टम है, लेकिन इसका हर एरिया पे प्रभाव है। उसी तरीके से फंडामेंटली कोलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद एक आर्थिक सिद्धांत है, लेकिन इसका दूसरे क्षेत्रों पे भी प्रभाव रहता है। और आप लोगों को कोलोनाइजेशन के सारे क्षेत्रों में प्रभाव देखना होता है, केवल इकोनॉमिक नहीं। आपने क्या बोला? 1757 से 1857 तक का पीरियड उपनिवेशवाद का पीरियड है। तो उपनिवेशवाद का आर्थिक प्रभाव क्या रहा, राजनीतिक क्या रहा, सामाजिक क्या रहा, सारे के सारे पहलू आपको इसमें देखना होता है। ऑल्दो फंडामेंटली कोलोनियलिज्म इज एन इकोनॉमिक सिस्टम, बट इट हैज इट्स इंपैक्ट ऑन कॉलोनी, सोसाइटी, रिलीजन, पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन एटसेट्रा। हालांकि मूलतः अगर आप देखेंगे, हिंदी में भी लिखा हुआ है, मूलतः उपनिवेशवाद एक आर्थिक सिद्धांत है, लेकिन इसका समाज, राजनीति, धर्म वगैरह पे भी प्रभाव रहता है। आप लोगों की सुविधा के लिए मित्रों, ये आप लोगों को जो पीपीटी है, हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों में है, आप इसको डाउनलोड भी कर पाएंगे कमेंट डिस्क्रिप्शन सेक्शन से। तो अगर कोलोनियलिज्म का सभी क्षेत्रों पे प्रभाव है, तो एक छात्र को अध्ययन करते हुए सभी डोमेन्स में कोलोनियलिज्म के प्रभाव को देखना चाहिए, सारे क्षेत्रों में उसके प्रभाव को देखना चाहिए। यह पहली बात हुई। मुगलों के पतन पे भी आएंगे, चिंता मत करिए। तो देखिए, यह प्रश्नों पे आप लोग विचार करें। कोलोनियलिज्म एंड इट इंपैक्ट्स ऑन पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। उपनिवेशवाद का राज व्यवस्था पे और प्रशासन पे क्या प्रभाव पड़ता है? उपनिवेशवाद का राज व्यवस्था पे और प्रशासन पे क्या प्रभाव पड़ता है? इंपैक्ट ऑफ कोलोनियलिज्म ऑन पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए मित्रों, 18वीं शताब्दी के भारत में, 18th सेंचुरी इंडिया की बात की जाए तो 18th सेंचुरी इंडिया में
18th सेंचुरी इंडिया में, 18वीं शताब्दी के भारत में 4 मेजर डेवलपमेंट्स हो रहे थे। देयर वर 4 मेजर डेवलपमेंट्स। पहला, डिक्लाइन ऑफ मुगल, मुगलों का पतन। दूसरा, रीजनल पावर्स, क्षेत्रीय शक्तियां। तीसरा एक और पॉइंट आता है, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। और चौथा आता है ब्रिटिश उपनिवेशवाद की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। ब्रिटिश उपनिवेशवाद की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। 18वीं शताब्दी के भारत में ये 4 मेजर डेवलपमेंट्स थे। बाकी सारी चीजें इन्हीं के अंतर्गत, इन्हीं के अंडर में हो रही थी। 18वीं शताब्दी के भारत में पहली घटना कौन सी थी? मुगलों का पतन। 1707 में, 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई, मुगलों के पतन की शुरुआत हुई। कुछ इतिहासकारों का ऐसा भी कहना है, ऐसे भी हिस्टोरियंस हैं जिनका मत है कि कहीं ना कहीं औरंगजेब की मृत्यु के बाद नहीं, बल्कि औरंगजेब के आखिरी वर्षों में ही मुगल काल के पतन की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई। यह मिडिवल हिस्ट्री का मुद्दा है। कैसे औरंगजेब के, कैसे मुगल का डिक्लाइन हुआ, मुगलों का पतन हुआ, यह मिडिवल हिस्ट्री का ज्यादा चर्चा का विषय है। कुछ हद तक इतिहासकार औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी को भी उत्तरदायी मानते हैं, धार्मिक नीति को भी, और औरंगजेब की डेक्कन पॉलिसी, जो दक्षिण के प्रति औरंगजेब की नीति थी, जो मोहम्मद बिन तुगलक की भी रही थी। वो दोनों ही दक्षिण पे डायरेक्ट कंट्रोल करना चाहते थे और दोनों ही असफल हुए। इतिहासकारों का मत है कि अगर अलाउद्दीन खिलजी, समुद्रगुप्त या अशोक जैसी व्यवहारिक नीति का प्रयोग औरंगजेब ने करा होता तो शायद दक्षिण में उसका प्रभाव रहता, लेकिन औरंगजेब ने वैसा नहीं किया। तो मुगलों के पतन के कारणों की अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो मध्यकालीन भारत के इतिहास के विषय, चर्चा का विषय है। लेकिन 1707 में मुगलों की डिक्लाइन की प्रक्रिया शुरू हुई। एक बात आप मान के चलो कि जब भी कोई भी साम्राज्य टूटेगा बड़ा, तो छोटे छोटे साम्राज्य निकल के आते हैं, रीजनल पावर्स निकल के आते हैं। मौर्यों का पतन हुआ, पोस्ट मौर्यन पीरियड में क्षेत्रीय शक्तियां निकल के आई। गुप्तों का पतन हुआ, क्षेत्रीय शक्तियां निकल के आई। उसी प्रकार से जब मुगलों का पतन हुआ तो रीजनल पावर्स निकल के आई, क्षेत्रीय शक्तियां निकल के आई। इनमें से हैदराबाद, अवध, बंगाल, मैसूर, मराठा, ये रीजनल पावर्स इंपॉर्टेंट थी। हैदराबाद, अवध, मैसूर, मराठा, बंगाल, ये कुछ क्षेत्रीय शक्तियां निकल के आई। अब इन क्षेत्रीय शक्तियों का, इन रीजनल पावर्स का ब्रिटिश से स्ट्रगल चला। एक एक करके देखो। आप लोग बोलते हो कि 18वीं शताब्दी में सर प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, मैसूर मराठाओं के साथ युद्ध हुआ, तो आप लोग वो पॉइंट आपके दिमाग में बाद में आए, पहले ये 4 पॉइंट आना चाहिए, क्योंकि बाकी के पॉइंट तो इनके चारों के अंदर ही हैं। अरे मुगलों के पतन के बाद जो क्षेत्रीय शक्तियां निकल के आई, अब इन क्षेत्रीय शक्तियों से ब्रिटिश का संघर्ष चला और इन क्षेत्रीय शक्तियों से चले संघर्ष में ब्रिटिश जीत के ब्रिटिश उपनिवेशवाद की स्थापना करेंगे। एक एक पॉइंट कनेक्टेड है। तो क्षेत्रीय शक्तियों में से 3 महत्वपूर्ण शक्तियां कौन से निकल के आई? तो एक आपकी हो गई बंगाल, एक हो गई आपकी मैसूर, और तीसरे हो गए आपके मराठा। तो ये 3 पावर्स बड़ी इंपॉर्टेंट थी। मुगलों के पतन के बाद क्षेत्रीय शक्तियों का काल आया, रीजनल पावर्स का पीरियड आया, बंगाल, मैसूर और मराठास का पीरियड आया। ब्रिटिश का अब इन क्षेत्रीय शक्तियों से युद्ध हुआ, और इन क्षेत्रीय शक्तियों से युद्ध होने के बाद, जैसे कि बंगाल से ब्रिटिश का युद्ध हुआ, प्लासी और बक्सर का युद्ध हुआ,
मैसूर के साथ भी ब्रिटिश ने 4 युद्धों को लड़ा, हैदर अली और टीपू सुल्तान के साथ, और मराठाओं के साथ भी वो 3 युद्धों को लड़ते। तो देखो मित्रों, ये चलिए 18वीं शताब्दी के भारत के बारे में थोड़ा सा और आपको थोड़ी देर बाद समझाऊंगा 18th सेंचुरी इंडिया के बारे में। 18th सेंचुरी इंडिया के बारे में थोड़ी देर से भी हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक प्रश्न मन में आता है, आप लोग ये तो पहले मेमोराइज करो ही सही दिमाग में कि 18वीं शताब्दी के भारत की 4 सच्चाई थी। एक तरफ मुगलों के पतन के बाद भारत में क्षेत्रीय शक्तियां निकल के आई, ब्रिटिश का इन सभी से संघर्ष चला, और संघर्ष चलने के बाद ब्रिटिश उपनिवेशवाद की स्थापना हुई, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश कोलोनियलिज्म। अब ब्रिटिश भारत का एक्सप्लॉइटेशन करना चालू करेंगे, ब्रिटिश उपनिवेशवाद की स्थापना। और उपनिवेशवाद का मतलब क्या है? उपनिवेशवाद का मतलब है एक्सप्लॉइटेशन से। तो ब्रिटिश अब भारत के अलग अलग क्षेत्रों को जीतने के बाद, भारत की पावर्स को हराने के बाद कोलोनियलिज्म की स्थापना, उपनिवेशवाद की स्थापना भारत में करेंगे। ये 18th सेंचुरी इंडिया में हुआ। लेकिन मित्रों, एक बात आप समझने का प्रयास कीजिए, Why did the British take over India? Take over India? आखिरकार अंग्रेजों ने भारतीय क्षेत्रों पे अपने आधिपत्य को क्यों स्थापित किया? तीसरा क्वेश्चन भी इसका मतलब पूरक है। How did the colonial interest motivated them to acquire new territories? औपनिवेशिक हितों से प्रेरित होकर अंग्रेजों ने भारतीय क्षेत्रों पे अपना आधिपत्य क्यों स्थापित किया? मतलब वो भारत में जब मुगलों का पतन हो गया, अलग अलग क्षेत्रीय शक्तियां निकल के आई, तो ब्रिटिश तो 150 साल पहले से भी रह रहे थे। प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया। भारत के इतिहास में ब्रिटिश के द्वारा सबसे पहला युद्ध भारत से 1757 में लड़ा गया। उससे पहले उन्होंने भारत से कोई युद्ध नहीं लड़े। दूसरी पावर से युद्ध लड़े, यूरोपियन से युद्ध लड़े। भारत में भारत से पहला युद्ध प्लासी का युद्ध था। तो ऐसा क्या हो गया कि 150 साल बाद, 1606 से 150 साल बाद ब्रिटिश ने भारत के साथ युद्ध लड़ा? जो ब्रिटिश भारत में अपने आधिपत्य को स्थापित करना चाहते थे, ब्रिटिश अपने साम्राज्य को भारत में बढ़ाना चाहते थे। और इसी से जुड़ा एक और प्रश्न कि क्या ब्रिटिश व्यापारी थे या शासक थे? मतलब वो शुरुआत से क्या शासक की तरह सोचते थे, भारत में व्यापार करने के बारे में सोचते थे? इन सभी प्रश्नों को आपको उत्तर मिलना बहुत जरूरी है। और ये केवल जिज्ञासावश नहीं, कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए भी बड़ा जरूरी। तो देखिए मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर कि ब्रिटिश भारत में ट्रेडर्स की तरह आए थे या रूलर्स की तरह आए थे, इस प्रश्न का उत्तर एक बहुत सरल उदाहरण से आपको दिया जा सकता है। अगर ब्रिटिश इंडिया में शुरुआत से शासन करने की मानसिकता के साथ आते, तो वो 150 वर्षों का, 150 इयर्स का समय शायद नहीं लेते। अरे भाई, कोई भी शक्ति जब एक दूसरे शक्ति पे शासन करना चाहेगी, रूल करना चाहेगी, तो वो 150 वर्षों का समय क्यों लेगी? अरे भाई, उस समय जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यक्ति रहा होगा, 150 वर्षों में तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। वो करेगा तो आक्रमण 10, 15, 20, 25 साल में कर देगा। 150 वर्ष का लंबा समय क्यों लेगा? इससे कुछ हद तक प्रतीत होता है कि ब्रिटिश भारत में शुरुआत से शासन करने के बारे में उनकी रुचि नहीं थी। वो शुरुआत से भारत में रूलर की तरह अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं करना चाहते थे, वे व्यापारी की तरह भारत में आए। लेकिन मित्रों, ऐसा भी नहीं है कि 1757 में ही उन्होंने अपने आप को रूलर बनाने के बारे में सोचा। दरअसल मित्रों, प्लासी के युद्ध के बारे में ऐसा कहा जाता है, ट्रेडर्स बिकेम रूलर्स।
मतलब जो व्यापारी थे वो शासक बन गए, क्योंकि प्लासी के युद्ध से 1757 से कहीं ना कहीं ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया की शुरुआत होती है, ब्रिटिश की भारत विजय की शुरुआत होती है। अब ब्रिटिश बंगाल, मैसूर, मराठा सभी क्षेत्रीय शक्तियों से लड़के भारत में एक सुपीरियर पावर की तरह अपने आप को एस्टेब्लिश करेंगे। तो वो शुरुआत तो 1757 से भी, जो ब्रिटिश की शासक के रूप में स्थापना हुई, उससे पहले तो व्यापारी थे। लेकिन मित्रों, ऐसा नहीं है। जैसे आप किताबों का जब अध्ययन करोगे, जब आप एनसीईआरटी का भी अध्ययन करोगे, तो उसमें आप एक चीज पाओगे कि कई बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन से, मतलब जो लोग हुआ करते थे, जो शेयर होल्डर्स हुआ करते थे, उनसे जब भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कम्युनिकेट करा करती थी, संवाद करा करती थी, जैसे कि 1690s की बात मैं कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं इस बात पे भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जिक्र होता था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक ना एक दिन भारत के शासन में उतरना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि पूरी इस तरीके से, कंपनी की इच्छा तो थी। अब कंपनी के दूसरे इंपोर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन वो ऑप्शनल के हिसाब से मैं आज नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी शुरुआत में व्यापारी थी, इच्छा रखती थी वो अपने आप को शासक के रूप में स्थापित करने का, और 1757 से वो हुआ। अब देखो, एक बात आप समझने का प्रयास कीजिए, बड़ा लॉजिकल पॉइंट है। तो मित्रों, क्या हुआ 1756 में, मैं आपको प्लासी के युद्ध से पहले की थोड़ी सी अंतरराष्ट्रीय घटनाएं बताता हूं, और शायद इसके बारे में कम ही लोगों को जानकारी है। तो 1756 में विश्व इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि 1756 से लेकर 1763 के बीच में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में अमेरिका में एक 7 ईयर वॉर, एक सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा गया था। अब सप्तवर्षीय युद्ध पूरे विश्व इतिहास का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा माना जाता है कि 7 ईयर वॉर के बाद ब्रिटिश ने अमेरिका के ऊपर जब अपनी कठोर आर्थिक नीतियों को थोपने का प्रयास करा, तो उसकी प्रतिक्रिया में अमेरिकी क्रांति हो गई, अमेरिकन रेवोल्यूशन हो गया। तो 7 ईयर वॉर तो एक बहुत बड़ा फैक्टर था। इनफैक्ट ये अमेरिकन रेवोल्यूशन में नहीं, बल्कि फ्रांसीसी क्रांति में भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था, क्योंकि फ्रांस की जनता इस बात से बड़ा नाराज थी कि हमारे यहाँ पे आर्थिक तंगी हो रही है, और दूसरी तरफ फ्रांस का राजा दूसरे देशों में युद्ध एंटरटेन कर रहा है। तो 7 ईयर वॉर तो फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति के इतिहास में एक बड़ी घटना थी। आइए देखते हैं कि भारत के इतिहास में इसका क्या इनडायरेक्ट प्रभाव रहा। तो देखिए मित्रों, 1756 में बंगाल की कुछ स्थिति ऐसी थी कि बंगाल में उस समय 3 पावर थी। बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, एक वहां पे एक एरिया था चंदर नगर नाम का, वो चंदर नगर फ्रांस की बस्ती थी, फ्रांस का वहां पे प्रभाव था। और तीसरे ब्रिटिश का भी वहां पे एक एरिया था जहां पे ब्रिटिश का बड़ा प्रभुत्व था। प्रभुत्व मतलब एक प्रकार से ब्रिटिश की दादागिरी थी, वो था फोर्ट विलियम्स। तो ये 3 पावर बंगाल में 1756 में हुआ करती थी। आप जरा बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य को समझिए, काफी ज्यादा प्रश्नों के उत्तर आपको इससे मिलेंगे। तो बंगाल का राजनीतिक परिदृश्य, पॉलिटिकल सिनेरियो कैसा था कि बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, दूसरी तरफ एक बस्ती है फ्रांस की चंदननगर, और बंगाल में ही एक और शक्ति है फोर्ट विलियम्स में ब्रिटिश। मित्रों, आप 1756 से और पीछे आइए, हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में आपको कितने ही ऐसे एविडेंसेस मिलेंगे कि अंतरराष्ट्रीय रंगमंच पे ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में कुछ हुआ तो उसका प्रभाव भारत पे भी पड़ता था, क्योंकि भारत में भी दोनों थे, ब्रिटेन और फ्रांस, दोनों ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में थी।
अंतरराष्ट्रीय रंगमंच पे जो भी होता, भारत में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में पहला कर्नाटक वॉर क्यों छिड़ा, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के मैटर पे छिड़ी। तो अंतरराष्ट्रीय, और ये तो दुनिया भर में लड़ते रहे मित्रों, ब्रिटेन फ्रांस, यूरोप में लड़े ही सही है, भारत में भी लड़े 4 कर्नाटक युद्ध, अमेरिका में भी लड़े, 7 ईयर वॉर लड़ा, फिर फ्रांस ने अमेरिकी क्रांति में पार्टिसिपेट किया। तो अंतरराष्ट्रीय रंगमंच पे जो भी होता था वो भारत पे ब्रिटेन और फ्रांस के बीच के संबंधों को कहीं ना कहीं डिसाइड करता था। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1756 में इस बात को लेके थोड़ी सी बेचैन होने लगी कि यार वहां हमारे बीच में जो 7 ईयर वॉर चालू हुआ है, तो फ्रांस फोर्ट विलियम्स पे अटैक ना करे, हमारे बीच में भारत में युद्ध ना छिड़ जाए, क्योंकि फ्रांस का भी क्षेत्र है चंदा नगर करके बंगाल में, तो हमारे बीच में यहां भी युद्ध ना छिड़ जाए। तो इस डर से कि फ्रांस हमारे क्षेत्रों पे आक्रमण ना कर दे, इस डर से कहीं ना कहीं फोर्ट विलियम्स की किलेबंदी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चालू करा दी और वहां पे अपनी एक सेना को रख दिया ताकि फोर्ट विलियम्स की रक्षा की जा सके। इस बात ने सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब को बड़ा नाराज कर दिया कि आप लोग पहले ही दस्तक पास का मिसयूज कर रहे हो, आप लोग पहले ही, आपकी नीतियों, आप पहले दस्तक पास का मिसयूज कर रहे हो और आपके दस्तक पास के मिसयूज करने से मेरी मतलब टैक्स कलेक्शन कम हो रहा है, और अब आपने अपने आप को एक पॉलिटिकल यूनिट समझ लिया। अब आप व्यापार कर रहे थे लेकिन अब आपने किलेबंदी चालू कर दी, सेना रखना चालू कर दिया, तो सिराजुद्दौला इस बात से बड़ा नाराज हो गया और अंततः फिर प्लासी का युद्ध हुआ, बैटल ऑफ प्लासी हुआ। अब मेरा बोलने का मतलब ये नहीं है कि ये इसी डर के कारण प्लासी का युद्ध हुआ, नहीं, वो तो ब्रिटिश भारत को मतलब क्षेत्रीय शक्तियों से वो युद्ध लड़ते ही सही, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं ब्रिटिश ने अपने क्षेत्रों की रक्षा के लिए, क्योंकि उन क्षेत्रों से उनको बड़ी इकोनॉमिक प्रॉफिट प्राप्त होता था, आर्थिक लाभ प्राप्त होता था, इसलिए आर्थिक लाभ की सुरक्षा के चलते ब्रिटिश ने अपनी टेरिटरी को सिक्योर करना चाहा था। आर्थिक लाभों को इंश्योर करने के लिए, इकोनॉमिक प्रॉफिट को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने किलेबंदी वगैरह चालू करी थी। तो इस प्रश्न का उत्तर कि क्यों ब्रिटिश भारत की ज्यादा से ज्यादा एरिया पे टेक ओवर करना चाहते थे, न्यू टेरिटरी को एक्वायर करना चाहते थे, नए क्षेत्रों पे अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे, क्योंकि भारत का जितना बड़ा हिस्सा ब्रिटिश के हाथ में आता, ब्रिटिश को उतना ज्यादा आर्थिक लाभ होता। और औद्योगिक क्रांति की आवश्यकता थी कि ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज को, ब्रिटिश के उद्योगों को कच्चे माल की आवश्यकता थी और मार्केट की आवश्यकता थी। तो अगर, अब देखो, आप लोग बात करते हो कि जैसे ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको बेचना, वो प्रोडक्ट्स भारत में आ रहे हैं, तो अगर ब्रिटिश अपनी निर्मित वस्तुओं को, ब्रिटिश गुड्स को भारत में भेजना चाहता है, तो कहीं ना कहीं, और देखो ब्रिटिश ये भी कर रहे हैं कि भारत की गुड्स को वो अपने ही मार्केट से एलिमिनेट कर रहे हैं, मतलब भारत के जो लोकल गुड्स थे, ब्रिटिश की ऐसी नीति भी रही कि भारत में जो भारत की फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस कर रही हैं, भारत के लोग उसको कंज्यूम ना करें, स्वदेशी कंज्यूम ना करें, बल्कि वो विदेशी कंज्यूम करें, वो ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करें। तो ऐसा तो तभी हो सकता है, ब्रिटिश ऐसा तभी कर सकता था जब उसका बाजार पे नियंत्रण हो, मार्केट पे कंट्रोल हो, और मार्केट पे कंट्रोल तभी हो सकता था जब तक आपका पॉलिटिकल कंट्रोल, जब आपका राजनीतिक नियंत्रण हो। बिना राजनीतिक नियंत्रण के संभव नहीं था। तो एक और फैक्टर यहां पे आ जाता है
कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नीड फॉर रॉ मटेरियल इन मार्केट एक्वायरिंग न्यूट्रलिटीज, कि औद्योगिक क्रांति के चलते ब्रिटिश को जो कच्चे माल की और बाजार के रूप में भारत को डेवलप करने की जो जरूरत थी वो तभी पूरी हो सकती थी जब ब्रिटिश का ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र पे नियंत्रण हो। आप बाजार नियंत्रण तभी स्थापित कर पाओगे, अपने हिसाब से भारत की अर्थव्यवस्था को एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में तभी तब्दील कर पाओगे जब आपका कंट्रोल उस पर हो। और जब आप कंट्रोल करोगे, देखो मेनली ब्रिटिश का मुद्दा केवल प्रॉफिट का है। फंडामेंटली colonialism is an economic system, but to ensure that the British get so many of natural resources and raw materials and can develop India into a market. देखो वैसे उपनिवेशवाद एक आर्थिक सिस्टम है, लेकिन ब्रिटिश को जो कच्चा माल चाहिए था, जो संसाधन चाहिए थे और मार्केट के रूप में भारत को डेवलप करना था ताकि वे अपने गुड्स भेज सकें, उसके लिए उन्हें भारत पे कंट्रोल पॉलिटिकल जरूरी था। इसीलिए उपनिवेशवाद का राजनीति और प्रशासन पे भी प्रभाव हो जाता है, क्योंकि आप आर्थिक नियंत्रण स्थापित करने के क्रम में राजनीतिक नियंत्रण तो आपको करना पड़ेगा ना, पॉलिटिकल कंट्रोल। टू इंश्योर इकोनॉमिक कंट्रोल ओवर इंडिया, ब्रिटिश नीडेड अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कंट्रोल इन इंडिया। इसीलिए ब्रिटिश ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों पे कब्जा करना चाहते थे। अब आप दोबारा से विचार कीजिए, देखिए दोबारा से शुरुआत से जाइए। भारत के इतिहास को, सिलेबस को हमने दो भागों में बांटा। एक पार्ट है उपनिवेशवाद, तो दूसरा पार्ट है राष्ट्रवाद। उपनिवेशवाद वाले पार्ट में हम देखते हैं कि ब्रिटिश की नीतियों ने कैसे भारत के अलग अलग वर्गों को प्रभावित किया, समाज, राजनीति, धर्म को कैसे प्रभावित किया। अब आप फिर विचार कीजिए कि 18वीं शताब्दी के भारत की चार सच्चाई थी। एक तरफ जहां पे 18वीं शताब्दी के भारत में पहला पार्ट आप देखोगे, एक तरफ जहां पे आप पहला पार्ट देखोगे कि मुगलों का पतन हुआ, दूसरा क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ, तीसरा एक प्रकार से इन्हीं क्षेत्रीय शक्तियों से ब्रिटिश के युद्ध हुए और ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई, और चौथा ब्रिटिश उपनिवेशवाद की स्थापना हुई। तो ब्रिटिश तो अपने उपनिवेशवाद की स्थापना तभी कर सकते थे ना जब वो भारत की शक्तियों पे कब्जा कर ले, जब भारत के क्षेत्रों पे उनका कंट्रोल हो। तो मुगलों के पतन से ऑन द डेब्रिस ऑफ द मुगल एम्पायर, देखो जब एक बिल्डिंग कोलैप्स होती है ना, तो जो डेब्रिस मतलब मलबा, तो ऑन द डेब्रिस ऑफ द मुगल एम्पायर मैनी रीजनल पावर रूल्स, बहुत सारी क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। अब इन क्षेत्रीय शक्तियों से लड़के, इनसे युद्ध करके, इनके ऊपर विजय प्राप्त करके ही ब्रिटिश अपने उपनिवेशवाद की स्थापना कर सकते थे, और ब्रिटिश अपने उपनिवेशवाद की ही स्थापना भारत में करना चाहते थे। तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद की स्थापना के लिए कैसे पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन पे प्रभाव पड़ेगा? देखो क्यों पड़ेगा, क्योंकि मार्केट कंट्रोल कर पाएंगे, तभी ब्रिटिश उपनिवेशवाद की स्थापना हो पाएगी, तभी ब्रिटेन का औद्योगिक क्रांति फलेगी और फूलेगी। लेकिन उसका भारत की राजनीति और उस पर क्या प्रभाव पड़ा कि ब्रिटिश एक एक करके भारत के क्षेत्रों को जीतते चले गए, नई नई टेरिटरीज को एक्वायर करते चले गए, और अलग अलग पॉलिसी ब्रिटिश की आई अलग अलग काल में। कभी सब्सिडरी अलायंस वेलेजली की आई, सहायक संधि आई, कभी रिंग फेंस की पॉलिसी आई, और कभी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी आई। और इनका मकसद एक ही था, बेटर पॉलिटिकल कंट्रोल, ताकि इकोनॉमिक कंट्रोल और भी अच्छे से हो पाए। तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद का पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन पे तो प्रभाव पड़ेगा ही, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों को जीतने के क्रम, मतलब उन पे इकोनॉमिक प्रॉफिट कमाने के क्रम में वो लोग उन पे कंट्रोल करने का प्रयास तो अलग अलग क्षेत्रों पे कंट्रोल करेंगे इसे। अब देखो मित्रों, जितना वास्ट एरिया पे, अब देखो आप अमेरिका का ही उदाहरण ले लो। आपने नहीं पढ़ा कि भाई अमेरिका भी तो सर आजाद हो चुका था 1783 में, तो अमेरिका भी तो आज इतनी बड़ी एक पावर है, तो अमेरिका ने भी तो अपना औद्योगिकरण कहीं ना कहीं किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया अमेरिका ने भी। अमेरिका भी आगे चल के कुछ हद तक एक इंडस्ट्रियल पावर तो बना, एक औद्योगिक शक्ति तो बना। तो फिर अमेरिका ने कॉलोनीज अपनी क्यों नहीं बनाई, गुलाम क्यों नहीं बनाए? सर अमेरिका ने इसलिए नहीं बनाए क्योंकि अमेरिका के इतिहास में एक बात आपको बार बार रिकॉल करना होता है,
और वो बात है कि अमेरिका के इतिहास में अमेरिकी क्रांति की बात कर लो आप, या भले आप अमेरिकन सिविल वॉर की बात कर लो, माय डियर फ्रेंड्स, वेस्टवर्ड एक्सपेंशन वाज ऑलवेज पॉसिबल। पश्चिम में विस्तार हमेशा संभव था। ये आप मान लीजिए कि अमेरिका की 13 कॉलोनीज हैं, यहां पे आप मान लीजिए कि ये 13 कॉलोनीज है अमेरिका की। इन 13 कॉलोनीज को ब्रिटिश से स्वतंत्रता मिली थी, ब्रिटिश से इंडिपेंडेंस मिला। 1783 में जॉर्ज वाशिंगटन पहले राष्ट्रपति बने, ठीक है, स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई। इन्होंने नई कॉलोनीज क्यों नहीं बनाई, इन्होंने नए क्षेत्रों पे क्यों कब्जा नहीं किया? क्योंकि सर ये पूरा एरिया खाली था। इनके इतिहास में पश्चिम में विस्तार करना, वेस्टवर्ड एक्सपेंशन करना हमेशा संभव था। इसीलिए तो मिसौरी कॉम्प्रोमाइज लाया गया, 1820 में मिसौरी समझौता हुआ। इसीलिए तो कांसास नेब्रास्का का मुद्दा हुआ। तो वेस्टवर्ड एक्सपेंशन हमेशा पॉसिबल था, क्योंकि देखो जितने बड़े एरिया पे आपका कंट्रोल होगा उतने ही आपको रिसोर्सेस मिलेंगे, उतने ही औद्योगिक क्रांति में आपके पास आपके हित में चीजें रहेंगी। तो कॉलोनियलिज्म, although fundamentally it is an economic system, but it will, वो तो राजनीति पे और प्रशासन पे प्रभाव डालता ही है। तो आप देखो कि ब्रिटिश की राजनीतिक नीतियों पे क्या प्रभाव रहा है ना। जैसे कि ब्रिटिश की पहले तो राजनीतिक नीतियां कौन कौन सी थी, इसके बारे में विचार करो। देखो एक बार आप दोबारा पीछे चले, मैंने क्या बोला था आपसे, लर्निंग आउटकम हमें हाई रखने हैं, और वो तभी हाई हो पाएंगे मित्रों जब मेरा एक और प्रयास रहे कि आपको मैं याद भी चीजें करवाने का प्रयास करूं। तो देखो एक बार आप दोबारा देखिए कि फंडामेंटली एक आर्थिक सिस्टम है, लेकिन इसका सभी क्षेत्रों पर प्रभाव है। हम जब पार्ट 1 की मॉडर्न हिस्ट्री में चर्चा करेंगे तो उपनिवेशवाद का सभी क्षेत्रों पर प्रभाव है। अब जब आप राजनीति पर प्रभाव देख रहे हो तो आपने कहा पहले कि ब्रिटिश ने भारत के क्षेत्रों को क्यों जीता। आप जब इस प्रश्न के बारे में सोचे तो उत्तर सोचे, यार 18वीं शताब्दी में 4 सच्चाई थी, और ब्रिटिश यदि अपने उपनिवेशवाद की स्थापना करना चाहते थे तो भारत के क्षेत्रों को उसको जीतना था। इस प्रकार से कनेक्टिविटी डेवलप कीजिए। अब आप ये सोचिए कि यार ब्रिटिश की नीतियां कौन कौन सी थी। सब्सिडी अलायंस की पॉलिसी है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी, इनसे कैसे ब्रिटिश ने भारत के राजाओं से उनको राज्यों को छीना, और उन राजाओं पे क्या उन नीतियों का प्रभाव रहा कि वो 1857 की क्रांति में उठ खड़े हुए। तो देखो ब्रिटिश उपनिवेशवाद की जब स्थापना होती है 18वीं शताब्दी में, ब्रिटिश उसके बाद जो एक्सप्लॉयटेशन चालू करते हैं और हर क्षेत्र पे उनका प्रभाव रहता है, ये हर एक 1857 की क्रांति का कारण भी बनेगा। क्योंकि ब्रिटिश उपनिवेशवाद का भारत की राजनीति और प्रशासन पे प्रभाव रहा तो राजा उठ खड़े हुए 1857 की क्रांति में। ब्रिटिश उपनिवेशवाद का भारत के समाज पे प्रभाव रहा तो लोगों में गुस्सा आ गया कि ब्रिटिश आखिरकार विडो मैरिज एक्ट क्यों लिया है। और ब्रिटिश की आर्थिक नीतियों का भारत की अर्थव्यवस्था पे प्रभाव रहा तो किसान कहीं ना कहीं एक प्रकार से 1857 की क्रांति में उन्होंने भूमिका निभाई। तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद की स्थापना के साथ मित्रों उन्होंने कहीं ना कहीं, ब्रिटिश उपनिवेशवाद की स्थापना के साथ उन्होंने कहीं ना कहीं विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म सारे के सारे क्षेत्रों में वो रिजेंटमेंट को पैदा कर देंगे, वो गुस्से को पैदा कर देंगे, आक्रोश को पैदा कर देंगे। इसीलिए तो बोला जाता है कि आधुनिक भारत के इतिहास को 2 भागों में बांट के देखा जा सकता है। पहला पार्ट उपनिवेशवाद, दूसरा पार्ट राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद आने का एक कारण उपनिवेशवाद भी था। इंडिया में नेशनलिज्म कॉलोनियलिज्म के रिएक्शन में भी आया था, उपनिवेशवाद की प्रतिक्रिया में भी आया था। जिस प्रकार से जैनिज्म और बुद्धिज्म का उदय प्रतिक्रियावादी धर्म के रूप में माना जाता है, रिएक्शनरी रिलीजन्स के रूप में माना जाता है कि लेटर वैदिक पीरियड में समाज में इतने कर्मकांड आ गए थे
उन्हीं के चलते जैनिज्म और बुद्धिज्म का उदय हुआ। आप लोगों के जीवन में भी कभी ऐसा होता होगा कि मान लीजिए अब आप यूपीएससी की तैयारी बड़े मेहनत से कर रहे हैं और बड़ी मेहनत नहीं कर रहे तो चलो थोड़ा सीरियस हो, कभी कभी सीरियस हो, कभी कभी नहीं हो, कभी कभी 8-8 10-10 घंटे पढ़ लेते हो, तो कभी कभी 5-5 6-6 दिन नहीं पढ़ाई की, चल रही है आपकी औसतन पढ़ाई। लेकिन औसतन पढ़ाई चलने के बावजूद भी आप यूपीएससी के प्रति मतलब एक प्रकार से आपका पैशन बहुत है, चलो उतना डेडिकेशन नहीं आ रहा है जितना पैशन है, लेकिन मान लेते हैं डेडिकेशन है, और आपके पड़ोसी या आपके रिश्तेदार आपसे बोल दें कि ये तो कभी सिलेक्ट नहीं हो पाएगा यूपीएससी में, ये योग्य नहीं है इस परीक्षा की, क्यों तैयारी कर रहा है, माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहा है, खुद का समय वेस्ट कर रहा है, इसको तो कोई बैंक में क्लर्क की नौकरी ना दे। तो उन रिश्तेदारों और उन पड़ोसियों की प्रतिक्रिया में आप में गुस्सा हो जाएगा और आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर दोगे। उसी प्रकार से जिस तरीके से अपने रिश्तेदारों, मतलब एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, अपने रिश्तेदारों से मेरी बात को मतलब आप आधार बना के उनसे लड़ने मत जाना, है ना, वो कोई मेरा मकसद नहीं है। मेरा तो आपको केवल एक उदाहरण वश में समझा रहा हूं कि जिस प्रकार से आपके रिश्तेदारों और पड़ोसियों की बातों की प्रति, उनकी जो बातें हैं उनकी प्रतिक्रिया में आपकी तैयारी, आप और पैशनेट हो जाओगे और डेडिकेटेड हो जाओगे, उसी प्रकार से भारत में उपनिवेशवाद की प्रतिक्रिया में भी राष्ट्रवाद आया, कॉलोनियलिज्म के रिएक्शन में भी राष्ट्रवाद आया। क्योंकि कॉलोनियलिज्म जैसे कार्बन क्या होता है, अपने फुटप्रिंट छोड़ता चलता है, कार्बन फुटप्रिंट आपने नाम सुना होगा, उसी प्रकार से उपनिवेशवाद भी 1757 से 1857 के बीच में सारे क्षेत्रों पे अपने प्रभाव को छोड़ रहा है, धर्म, राजनीति, प्रशासन, समाज, सब पे। और देखो अलग अलग वर्गों पे भी, अलग अलग कम्युनिटीज पे भी प्रभाव छोड़ रहा है, फार्मर्स पे भी, जमींदार्स पे भी, हैंडीक्राफ्ट्समैन पे भी, राजाओं पे भी अपने प्रभाव को छोड़ रहा है। तो प्रतिक्रिया में राष्ट्रवाद आएगा, ऐसे आप सोचिए उपनिवेशवाद की प्रतिक्रिया में। अब कहां अभी तक मैंने कोई से घटनाक्रम की मित्रों आपसे बात करी है, अभी तक हमें लगभग जितना भी समय हो चुका हो, हमने कहां घटनाक्रम की बात की? 18वीं शताब्दी के भारत के बारे में आपको पढ़ाया, तो कहां घटनाक्रम है? वो तो 18वीं शताब्दी की सच्चाई है, उसमें से आपके पॉइंट्स निकलते चल रहे हैं। तो घटनाक्रम से दूर होकर आपको चीजों को देखना होगा। तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद की स्थापना हो गई, है ना, ब्रिटिश उपनिवेशवाद की स्थापना हो गई। तो पॉलिटी पे हमने प्रभाव को देखा, तो देखो पॉलिटी पे उसके प्रभाव को भी देखो और उनमें गुस्सा भी देखते चलो, क्यों उनमें रिजेंटमेंट आएगा आगे चल के। अब देखो इसके बारे में मुझे आपसे बात करने की आवश्यकता नहीं है कि भाई उपनिवेशवाद का भारत की अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा, आप कितने लेक्चर्स को देख सकते हो, उसके ऊपर मैंने बात की। फिर भी एक जनरल रीडिंग आपको कराना चाहूंगा। भारत की हस्तशिल्प उद्योग का पतन हुआ, किसानों की दरिद्रता हो गई, गरीबी भारत में आई। और देखो एक बात मैं आपसे करना चाहूंगा, कार्ल मार्क्स का नाम आपने सुना होगा। तो मित्रों 1853 में 1853 में न्यूयॉर्क हेराल्ड ट्रिब्यून में मार्क्स ने भारत के बारे में, एशिया के बारे में अपनी बातों को लिखा था। मैंने आज से 4 साल पहले 1857 की क्रांति के बारे में एक टॉपिक लिया था, तब भी मैंने इस बात की चर्चा की थी। और कार्ल मार्क्स ने वैसे तो बहुत बातें लिखी, मैंने उसमें से कुछ बातों को किताब में भी अपनी शामिल किया। एक बात उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वैसे तो बहुत बात उसमें इंपॉर्टेंट थी, कभी मौका मिला तो उसी के ऊपर आपके लिए एक लेक्चर में लाऊंगा। लेकिन मार्क्स ने एक बात कही थी, ब्रिटिश ब्रॉट अ ट्विस्ट इन हिंदुस्तान एंड इनंडेटेड द वेरी मदर कंट्री ऑफ कॉटन विद कॉटन। बहुत बड़ी बात है, मतलब
इतना ब्यूटीफुल स्टेटमेंट है कि इससे कितनी सारी चीजें क्लियर होती है। एक लाइन में बहुत सारी चीजों को कह जाता। ब्रिटिश भारत में एक ट्विस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। ब्रिटिश भारत में एक परिवर्तन को लाते हैं और एक ऐसे देश के ऊपर अपनी कॉटन की टेक्सटाइल को थोपते हैं जिससे पहले वो खुद कॉटन की टेक्सटाइल लिया। चलिए, कार्ल मार्क्स की बात हुई, थोड़ा बहुत आप समझ पाए। आरसी दत्त की बात बताता हूं। आरसी दत्त, दादा भाई नेहरू, ये नाम आपने सुने होंगे। आरसी दत्त ने बोला, ये प्रश्न यूपीएससी में, अच्छा यूपीएससी में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मित्रों बहुत आते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड बहुत क्वेश्चन रहते हैं, 40 से 50% क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड रहते हैं और वो क्रिटिकल रहते हैं, थोड़े से टफ भी रहते हैं, ऐसा नहीं सरल रहते हैं। अब देखो यार, मैं आपसे कमिट तो करता चल रहा हूं, मैं इसके ऊपर लेक्चर लूंगा, इसके ऊपर लेक्चर लूंगा, और मैं वाकई में इसके ऊपर भी एक लेक्चर लेना चाहूंगा कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर कैसे, या उनमें स्टेटमेंट की भूमिका। और देखो यार, अभी तो मेरे को पिछले समय में मैं किताब के ऊपर मैंने बहुत काम किया पिछले 3-4 सालों में, तो लगभग 1000 के आसपास स्टेटमेंट तो मैंने किताब में भी अपनी जो लिखी मैंने उसमें शामिल की, क्योंकि स्टेटमेंट आपको उस समय की रियलिटी बताते, उस समय की लोगों की क्या मानसिकता थी वो बताते। तो मैं इसके ऊपर एक सेशन लेना चाहूंगा। अब कोई भी अभ्यर्थी यदि इस सत्र को अटेंड कर रहा है, तो अभी तक शायद मैं 4 से 5 सेशंस आपसे कमिट कर चुका हूं। कोई भी अभ्यर्थी बस उसकी पूरी लिस्ट लिख के कमेंट कर दे, ताकि मेरे पास वो पूरा मेरे पास पूरी एक वो सेशन की लिस्ट रहे, और मैं हर सेशन पे आपके साथ वीडियो करना चाहूंगा। ये डेफिनेट बात है। अभी तक मुझे लगता है कि ईमानदारी से मित्रों मैं आपसे साझा करूं कि इतिहास विषय में मैंने YouTube पे शायद उतना काम नहीं किया है जितना मैं कर सकता हूं, जितना आप लोगों की मदद मैं कर सकता हूं। अभी भी शायद मुझे लगता है कि अभी भी बहुत बेस्ट चीजें आपको पढ़ाना बाकी है, आपकी और दुविधा को कम करना बाकी है। तो आप लोग कभी भी इस मुद्दे पे तो मेंशन मत होना कि सर क्या होगा आगे, इतिहास तो एक स्टैटिक विषय है, आपका जीवन भी बड़ा अभी तो लंबा ही चलेगा, हम भी आपसे पढ़ने के आगे इच्छुक रहेंगे, तो क्या कैसे होगा। इतिहास के विषय में तो आप देखते चलो। अभी तो मुझे लगता है कि मैंने अभी तक कुछ इसमें आप लोगों को दे नहीं पाया हूं, बहुत काम करना बाकी है और काम निरंतर होगा। इसलिए आप वो सेशंस की लिस्ट, यदि आप यहां तक पहुंच चुके हो तो वो सेशन की लिस्ट आप जरूर मुझे लिख के कमेंट कर दीजिएगा मेरे पास, ताकि काम रहे आगे का कि ये सत्र तो मुझे कंडक्ट करने है। वैसे तो बहुत काम रहता है आगे का, ऐसा नहीं है। आरसी दत्त ने एक स्टेटमेंट बोला, वीविंग यूज्ड टू बी ए नेशनल इंडस्ट्री फॉर इंडिया एंड स्पिनिंग वाज द परस्यूट ऑफ मिलियंस ऑफ वुमेन। Indian textiles were exported to the different part of world, Europe, China, part of Persia, Arabia, etc. बुनाई, weaving used to be the national industry of India. बुनाई भारत का राष्ट्रीय उद्योग हुआ करता था। And spinning was the pursuit of millions of women. Spinning लाखों महिलाओं के रोजगार का मुद्दा था। और आरसी दत्त कहते हैं कि भारत की कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वर्ल्ड के अलग अलग क्षेत्रों में जाया करती थी, अलग अलग पार्ट में वर्ल्ड भारत की जाया करती थी। तो भारत की अर्थव्यवस्था ऐसी थी, एक प्रकार से आरसी दत्त के स्टेटमेंट से आप यह समझ सकते हो कि भारत की कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री भारत की नेशनल इंडस्ट्री थी और भारत की कॉटन टेक्सटाइल वर्ल्ड फेमस थी, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था वर्ल्ड में कॉटन टेक्सटाइल्स का। तो भाई भारत की कॉटन टेक्सटाइल वर्ल्ड फेमस थी, बात समझ में आती है। ब्रिटिश इनंडेटेड द वेरी मदर कंट्री ऑफ कॉटन विद कॉटन। ब्रिटिश ने भारत में
ट्विस्ट लाते हुए एक ऐसे देश के ऊपर अपनी कॉटन्स को थोपना चालू किया जो पहले खुद वर्ल्ड में कॉटन का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था। तो ब्रिटिश आखिरकार वो कौन सा ट्विस्ट लाए? 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट। ब्रिटिश ने भारत की कॉटन टेक्सटाइल के ऊपर खुद की कॉटन टेक्सटाइल्स को थोपना चालू किया। जिस प्रकार से उन्होंने भारत के निरंकुशवाद के ऊपर, तथा कथित निरंकुशवाद के ऊपर, इंडिया पे खुद का यूरोपियन डेस्पोटिज्म प्लांट करने का प्रयास किया। अब उसके बारे में कभी चर्चा करेंगे। तो ब्रिटिश की आर्थिक नीतियों का क्या प्रभाव रहा आप सभी जानते हैं, उसके बारे में मैंने बहुत बार चर्चा की है। तो अब ये आर्थिक नीति ब्रिटिश की, देखो प्रभाव तो रहा, लेकिन हैंडीक्राफ्ट को इन्होंने क्या कर दिया? इनमें डिस्कंटेंट पैदा कर दिया। हस्तशिल्प के लोग, हस्तशिल्प उद्योग में जो काम करने वाले लोग थे, उनमें एक बेचैनी हुई। पीजेंट्स में भी बेचैनी होने लगी। तो ये 1857 की क्रांति में भी पार्टिसिपेट करेंगे। और आप लोग देखो 1857 की क्रांति की आप क्या बात करते हैं? क्या 1857 की क्रांति से पहले भारत में जनजाति और किसान आंदोलन नहीं हुए? 1820s की घटना है। ब्रिटिश के द्वारा इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स को इतनी कम सैलरी दी जाती थी कि एक बार तो ढाका में वर्कर्स ने ब्रिटिश की कम सैलरी का विरोध करते हुए एक बार ढाका में उन्होंने अपने अंगूठे काट के, थम्स को कट करके विरोध किया था ब्रिटिश का। तो यह ब्रिटिश के कम सैलरी के विरोध में अपने अंगूठों को कट करना, जनजाति और किसान आंदोलन होना 1857 की क्रांति से पहले हुए। तो ये तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद का प्रभाव हर क्षेत्र में है। 18वीं शताब्दी के भारत में मुगलों के पतन के बाद, क्षेत्रीय शक्तियों से लड़ने के बाद, जब ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद उपनिवेशवाद की स्थापना हुई, इसका जो अलग अलग क्षेत्रों में प्रभाव रहा, ये अलग अलग क्षेत्रों में जब प्रभाव इसका रहा, तो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग कम्युनिटीज में ब्रिटिश के खिलाफ डिस्कंटेंट पैदा हुआ। अगर मैं आपको पूरे अभी तक की समरी बताऊं ना, तो यही सब है। और वो जो डिस्कंटेंट पैदा होगा वही राष्ट्रवाद की तरफ ले जाएगा, या वो भी राष्ट्रवाद की तरफ ले जाएगा। किसान और जनजातीय आंदोलन भी होते रहे बीच बीच में, ऐसी चीजें हुई। तो ब्रिटिश की आर्थिक नीतियों का तो प्रभाव रहा ही। तो हमने दो बात कर ली अभी तक, पॉलिटी की बात कर ली और इकोनॉमी की बात कर ली। अब समाज पे भी प्रभाव रहा, कल्चर पे भी प्रभाव रहा। वेस्टर्न एजुकेशन भारत में आई, क्रिश्चियन मिशनरी भारत में आई, विडो मैरिज एक्ट आया, सती प्रथा का बंद होना हुआ। तो सामाजिक और धार्मिक प्रभाव भी रहा। अब इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा कि ब्रिटिश की सामाजिक रिफॉर्म्स, जो सोशल रिफॉर्म्स की नीति थी, उसने भारत के लोगों पे एक प्रकार से नेगेटिव इंपैक्ट क्यों डाला, डिस्कस करेंगे। लेकिन एक प्रश्न यहां पे उपनिवेशवाद की चर्चा करने में जरूरी हो जाता है, क्योंकि काफी सारे बच्चे इसमें थोड़ा सा उन्हें मुश्किल आ सकती है कि सर ठीक है, ब्रिटिश ने भारत में सब कुछ गलत काम किए, भारत की अर्थव्यवस्था को लूटा, ठीक है, लेकिन फिर वो रेलवेज भी तो लाए। तो ऐसा नहीं है, ब्रिटिश ने भारत में मॉडर्निटी भी तो लाए। उनको, ब्रिटिश को भारत को आधुनिक बनाने का भी तो क्रेडिट दिया जाना चाहिए कहीं ना कहीं। तो ब्रिटिश को भारत को आधुनिक बनाने का भी क्रेडिट मिलना चाहिए। यह क्रेडिट उनसे नहीं छीना जा सकता। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है सर? यूपीएससी में एक बार प्रश्न भी पूछा गया 2014 में मुख्य परीक्षा में, इन मेनी वेज लॉर्ड डलहौजी वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया। अनेक प्रकार से लॉर्ड डलहौजी आधुनिक भारत का निर्माता था। तो फिर ये क्या उपनिवेशवाद के भारत पे कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी रहा क्या? कोई इसका सकारात्मक भी उपनिवेशवाद का पहलू है क्या? ये भी प्रश्न आप मन में आना बड़ा स्वाभाविक है। और खासकर मित्रों, रेलवेज के ऊपर इतनी बात होती है, बहुत बात होती है। अब देखो, रेलवेज के ऊपर इसलिए भी बात होती है, आपने देखा कि किताबें भी एक तो इसका ऊपर बहुत आ रही है, पर्टिकुलरली रेलवेज की बात बहुत होती है, क्योंकि ब्रिटिश इस बात का क्रेडिट लेते हैं कि हमने इंडिया को मॉडर्न किया, तो इसके ऊपर बात भी बहुत होती है।
शशि थरूर साहब ने भी पूरा एक चैप्टर मतलब उसमें इंट्रोड्यूस करा एरा ऑफ डार्कनेस में, द रेलवे बाजार। और 2010 के बाद इसके बारे में काफी लिखा गया, तो इस पे से यूपीएससी में क्वेश्चन भी आते हैं। अब देखो यूपीएससी में जो क्वेश्चन आए उसी से आपको आंसर मिल जाएगा, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन दोनों को आप बड़े ध्यान से पढ़ो, इन दोनों पॉइंट्स को। द रेलवेज इंस्टेड ऑफ सर्विंग एज द कैटलिस्ट ऑफ एन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एज इन वेस्टर्न यूरोप एंड द यूएसए एक्टेड इन इंडिया एज द कैटलिस्ट ऑफ कंप्लीट कोलोनाइजेशन एग्जामिन। कि एक तरफ देखो कैटलिस्ट का काम क्या होता है, कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन को फास्ट करना या स्लो करना। यहां पे कैटलिस्ट से मतलब है रिएक्शन को फास्ट करना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की प्रोसेस को फास्ट करना। देखो आप लोग, एक तरफ पश्चिमी यूरोप के केस में और अमेरिका के केस में रेलवेज ने औद्योगिक क्रांति के कैटलिस्ट की भूमिका निभाई, मतलब रेलवेज ने यूरोप में और अमेरिका में औद्योगिक क्रांति की प्रोसेस को तेज कर दिया। दूसरी तरफ उसने भारत में ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि उसने भारत को कॉलोनी बनाने में ही काम किया। मित्रों, भारत जैसे कैटलिस्ट की भूमिका औद्योगिक क्रांति के रूप में उसने यूएसए और यूरोप में निभाई, भारत में ठीक उसकी उल्टी निभाई, उसने भारत को लूटने में ही सहायक थे। एक और क्वेश्चन यूपीएससी में 2019 में आया, खैर ये तो ऑप्शनल परीक्षा का प्रश्न है, ये प्रश्न यूपीएससी में पिछले साल आया था ऑप्शनल के पेपर में। नॉट अंटिल इंडिपेंडेंस व्हेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिकेम ए कॉन्शियस एंड अ परस्यूट पॉलिसी डिड द रेलवेज बिगिन टू रियलाइज देयर ट्रू पोटेंशियल फॉर असिस्टिंग इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। कि आजादी के बाद ही यह संभव हुआ कि रेलवेज ने अपनी वास्तविक क्षमता का बोध करा के भारत के विकास की भूमिका निभाई। नॉट अंटिल द इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता से पहले ऐसी कोई नीति नहीं थी, यह तो केवल आजादी के बाद ही हुआ कि रेलवेज ने अपनी वास्तविक क्षमता का बोध करा के देश की प्रगति के लिए काम किया। तो इसमें दो प्रश्न हैं, इसी प्रश्न में दो प्रश्न हैं। तो इसी प्रश्न में दो प्रश्न से मुझे एक बात याद आई, फ्रांसीसी क्रांति के समय शायद फ्रांस के बारे में ही यह है। एक बार एक बात कही गई महिलाओं के द्वारा, इन एवरी मैरिज देयर आर टू मैरिजेस, वन ऑफ अ मैन अनदर ऑफ अ वुमन एंड बोथ आर डिफरेंट। हर शादी में दो शादियां होती हैं, एक पुरुष की शादी और एक महिला की शादी, और दोनों में बड़ा अंतर होता है। तो अब ये तो सोचने के लिए विचार मैंने आपको दे दिया है, सोचते रहिए इसके बारे में, सोचना बड़ा जरूरी है। तो यह तो केवल आजादी के बाद ही हुआ। देखो इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, यह तो केवल आजादी के बाद ही हुआ कि रेलवेज ने अपने वास्तविक पोटेंशियल को महसूस करा के देश के डेवलपमेंट में काम किया। मतलब एक आजादी से पहले रेलवेज ने वो भूमिका नहीं निभाई और एक आजादी के बाद उसने ये भूमिका निभाई। इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। तो रेलवेज ने आजादी से पहले अगर डेवलपमेंट अपने पोटेंशियल को ना पहचान के डेवलपमेंट की भूमिका नहीं निभाई, तो इसका आंसर तो यहां से मिल ही रहा है ना यार। अगर कोई भी बच्चा होगा उसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ा है, तो मैं तो कहता हूं 2019 के प्रश्न का उत्तर लिखते हुए इस पॉइंट को आप इंक्लूड कर सकते हो अपने आंसर में, इंक्लूड कर सकते हैं। तो मित्रों यह तो केवल आजादी के बाद ही हुआ। अब देखो ये कारण क्या है, रेलवेज जो आते हैं वो भारत के विकास के पथ पे भूमिका क्यों नहीं निभाते? क्योंकि उनमें कॉलोनियल इंटरेस्ट छुपा हुआ था, उसमें ब्रिटिश का हित था। अब देखो ब्रिटिश का हित उसमें क्यों था? 1857 की क्रांति जैसी कोई दूसरी क्रांति हो जाती, मान लो बंगाल में कोई विद्रोह होता और अवध से सैनिक जाने, तो रेलवेज की मदद से बंगाल में हुए इस विद्रोह को सैनिकों को भेज के जल्दी क्रश किया जा सकता था, रिसोर्सेस का मोबिलाइजेशन इजीली हो सकता था।
तो इस प्रकार से विद्रोहों का दमन करने के लिए और संसाधनों को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने के लिए रेलवेज का इस्तेमाल किया गया और उसने इंडिया को कॉलोनी बनाने की ही भूमिका निभाई थी। उसने रेलवेज ने भारत का शोषण ही किया, क्योंकि यह तो आजादी के, देखो दोनों को आप मिलके पढ़ो, क्योंकि यह तो आजादी के बाद हुआ कि रेलवेज ने अपनी वास्तविक क्षमता का बोध करा के देश की प्रगति में काम किया। तो आप लोग मित्रों जो मतलब एक विचार मन में आता है ना कि यार उपनिवेशवाद के सारे प्रभाव हैं, इसने सबको बेचैन कर दिया, सब में असंतोष पैदा कर दिया, तो इसका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी तो है। रेलवेज को भी आप कॉलोनियल इंटरेस्ट से दूर रख के नहीं देख सकते। नथिंग इन इंडिया वाज डन बाय द ब्रिटिश ignoring or keeping aside their colonial interest. Each and every single thing did by the British in India was motivated by their colonial interest. ब्रिटिश भारत में कुछ भी करते थे तो वो उनके औपनिवेशिक हितों से संचालित होता था। और मित्रों रेलवेज की बात आप क्या करते हो? रेलवेज भारत में ब्रिटिश ने जो इन्वेस्ट किया था वो इन्वेस्टमेंट ब्रिटिश, वो तो एक लोन था, उस पे एक निश्चित फिक्स इंटरेस्ट रेट भारत के लोग ब्रिटेन को पे करते थे, तो फ्री में थोड़े ना रेलवेज कर पाए उन्होंने। कुछ आलोचक तो ऐसा भी कहते हैं कि वो इंटरेस्ट की रेट इतनी ज्यादा थी कि भारत उस इंटरेस्ट की रेट को कुछ वर्षों में इकट्ठा करके खुद के रेलवेज बना लेता। तो उपनिवेशवाद का आर्थिक प्रभाव भी आपको समझना होता है। अब देखिए लास्ट पॉइंट देखो, टुवर्ड्स नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की ओर। British policies had impacted almost all the section of Indian society, peasant, tribal, king, handicraftsmen communities. अब देखो ब्रिटिश की नीतियों ने तो सबको प्रभावित किया। पीजेंट को कैसे प्रभावित किया? उनके ऊपर टैक्सेशन का बर्डन था, बहुत ज्यादा टैक्स ब्रिटिश लिया करते थे, तो वो गरीबी पे पहुंची। ब्रिटिश ने फसल की सुधार के लिए कुछ इनोवेशन नहीं किया। ट्राइबल लोगों को भी ब्रिटिश की नीतियों ने प्रभावित किया, राजाओं से उनके राज्य छीने गए, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन हुई, अलग अलग वर्गों पे उसका प्रभाव था। तो उपनिवेशवाद के पीरियड में आप देखोगे कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद की स्थापना के साथ ब्रिटिश ने जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक नीतियों का प्रयोग किया, उसने सभी लोगों के मन में डिस्कंटेंट पैदा कर दिया। और जब डिस्कंटेंट पैदा हुआ तो 1857 की क्रांति से पहले जितने भी जनजाति और किसान आंदोलन हुए, उसका कारण ये डिस्कंटेंट था, ब्रिटिश की कॉलोनियल पॉलिसी थी। और रिजेंटमेंट अमंग द ग्रुप, उनमें आक्रोश हुआ। और अब हम राष्ट्रवाद की ओर आगे बढ़ जाएंगे, पार्ट 2 में हम प्रवेश कर जाएंगे राष्ट्रवाद की ओर। तो मित्रों उससे पहले आप लोगों को मैं आगे बढ़ने से पहले 25 नवंबर को मेरी एक क्लास है जिसका आप जानकारी देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। आप लोगों को पता है कि मैं अनअकैडमी पे भी अपनी सर्विसेज को कैटर कर रहा हूं, वहां पे भी आप लोगों से मैं लाइव जुड़ता रहता हूं फ्री क्लासेस के द्वारा। तो 25 तारीख को एक स्पेशल टॉक है, वो स्पेशल टॉक है 25 तारीख को अनअकैडमी की ही एक एजुकेटर के साथ, जिसमें मैं इंडियन नेशनल मूवमेंट को अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति से कंपेयर करेंगे, हम चर्चा करेंगे उसके बारे में। देखो पढ़ाना अलग बात होती है और चर्चा करना अलग बात होती है, तो उस मुद्दे पे मैं चर्चा करूंगा। और आप लोगों से मुझे उम्मीद है कि बड़ी तादाद में आप लोगों का सपोर्ट मुझे वहां पे भी देखने का मौका मिलेगा। फ्री सेशन है, चर्चा है, और आप लोग उस चर्चा से जरूर जुड़िएगा। आमतौर पे ऐसे डिस्कशन 1 to 1 बड़े कम सेशन हो पाते हैं, तो आप लोग उस सत्र से 25 तारीख को जरूर जुड़ना। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी पे मित्रों काफी सारे आपके लिए फ्री कोर्सेस अवेलेबल हैं। जैसे कि अभी मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अभी कुछ ही दिनों पहले अभिषेक सराफ जी के द्वारा, जिनकी यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 8 रही 2019 में और काफी बार यूपीएससी में सफल रहे, तो सफल लोगों से सीखिए सफलता के गुण, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। इसलिए
इसलिए अभिषेक सराफ जी के द्वारा टोटल लगभग आप लोग ये देख सकते हैं कि 9 सत्रों के ऊपर बात की गई। अब देखो, कोई ना कोई सत्र हो सकता है किसी ना किसी का डाउट हो, उसके लिए वो मददगार सिद्ध हो जाए, जैसे कि पीएससी सीएससी प्रीलिम्स को क्रैक करने की स्ट्रेटेजी हो, है ना, या इंटरव्यू वाली स्ट्रेटेजी किसी को चाहिए, ऐसे वाली स्ट्रेटेजी किसी को चाहिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक शेयर कर दूंगा। ये पूरा एक्सेसिबल आपके लिए है फ्री में। अगर आपको ये उपयोगी लगता है तो आप जाइए और लिंक्स के माध्यम से आप इनको अटेंड कर सकते हैं, जो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर पूरा बेनिफिशियल है, पूरा पढ़ पाओ तो बहुत ही अच्छी बात है, तो आप अनअकैडमी से उसका एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो मित्रों एक बार जरा औपनिवेशवाद वाले पीरियड को थोड़ा सा रिवाइज किया जाए, अभी तक हमने क्या पढ़ा। और देखिए, ये सत्र में 2 पार्ट में कंडक्ट कर रहा हूं, क्योंकि वैसे ये 4-5 घंटे का सत्र हो जाता, तो मैं 2 पार्ट में कंडक्ट कर रहा हूं। ये सेशन एंड नहीं होगा आज, ये सेशन अगले सेशन में कंटिन्यू होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। इनफैक्ट मित्रों, पार्ट 3 कम्युनलिज्म भी आएगा। बाद में मैं क्या करूंगा, इन पूरे सत्रों को कंबाइन कर दूंगा। तो अभी मैं आपको थोड़ा बहुत उपनिवेशवाद के बारे में रिवीजन कराता हूं, और फिर पार्ट 2 आप लोगों को डिवाइड करके दिया गया है। पार्ट 2 में आप नेशनलिज्म इसी के साथ कंटिन्यू करिएगा। तो मित्रों, औपनिवेशवाद वाले पीरियड में सबसे पहले तो 18वीं शताब्दी की भारत की 4 सच्चाई थी। मुगलों का पतन, रीजनल पावर्स का उदय, ब्रिटिश का बंगाल मैसूर मराठाओं के साथ युद्ध, और इसके साथ ब्रिटिश उपनिवेशवाद की स्थापना। ब्रिटिश उपनिवेशवाद की स्थापना के साथ कैसे ब्रिटिश की आर्थिक नीतियों ने, सामाजिक नीति ने, धार्मिक नीति ने, राजनीतिक नीति ने अलग अलग वर्गों पर प्रभाव डाला, उसके बारे में पढ़ा। इन वर्गों में कैसे ब्रिटिश की नीतियों के चलते प्रतिक्रिया हुई, उसके बारे में अध्ययन करो। और कैसे अलग अलग लोगों पे जब प्रतिक्रिया होगी तो भारत में 1857 की क्रांति होगी और राष्ट्रवाद के चरण की शुरुआत होगी। ये हम अगले सत्र में पढ़ेंगे। घटनाक्रम हमने कहीं नहीं पढ़ा है अभी तक। थोड़ा चीजों का विचार करें, समझें, इसी दृष्टिकोण से पढ़ें, तो आपके लिए हिस्ट्री एक इजी सब्जेक्ट हो जाएगा। ओ प्लीज कोई भी एक अभ्यर्थी ऐसा कर देना, जो मैंने कमिटमेंट आपसे 5-6 लेक्चर का किया है, जैसे कि मैंने एक स्टेटमेंट वाला किया है, एक अमेरिकी क्रांति घटनाक्रम वाला किया है ना, और भी कमिटमेंट मैंने करे हैं, वो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिए और इसके ऊपर विचार करिएगा आप। और देखिए मित्रों, हम जब नेशनलिज्म वाले पार्ट में मिलेंगे तो राष्ट्रवाद में हम पूरा आगे बढ़ेंगे। अब राष्ट्रवाद वाले पार्ट में तो बहुत चर्चा मुझे करनी है आपसे, क्योंकि मित्रों मैं इसके बारे में आपको एक और चर्चा करना चाहूंगा कि अलग अलग डिकेड्स में इतिहास अलग अलग मतलब कैसे बदला। एक लंबे समय तक तो 1857 की क्रांति से पहले होने वाले किसान और जनजातीय आंदोलन पे किसी का भी ध्यान ही नहीं गया। बाद में फिर हमारा 1857 से पहले होने वाले किसान और जनजातीय आंदोलन पे ध्यान गया। अभी भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये टॉपिक ज्यादा रास नहीं आते, कि इनको स्किप कर देते हैं, जनजाति और किसान आंदोलन। ऐसा नहीं होता। तो हम थोड़ा राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। कुछ डिफिकल्ट प्रश्न, जैसे आप लोग 6th पॉइंट देख पा रहे होंगे, इंडिया ब्रोक हर वेस्टर्न फेटर्स विद वेस्टर्न हैमर्स। भारत ने पश्चिम की बेड़ियों को पश्चिमी हथौड़े से तोड़ा। इस प्रकार के कठिन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। फिर राष्ट्रवाद के बारे में पूरा हम एक चार्ट कवर करेंगे। मिसलेनियस टॉपिक्स पे भी चर्चा करेंगे, जैसे कि महात्मा गांधी, भगत सिंह। इस प्रकार से हम पार्ट 2 में आगे बढ़ेंगे। और फिर सांप्रदायवाद। तो मैं आपसे इसमें टाटा बाय बाय करूं या नहीं, ये मुझे थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं अगले सत्र में इसी के साथ यहीं से कंटिन्यू करूंगा। धन्यवाद। अगला सत्र आप ज्वाइन करें।